हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करेंगे द चेरी ट्री चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। ठीक है, बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। सारे ऑल क्वेश्चन आंसर्स इसके हम कवर करेंगे। तो देखिए, इनिशियल में आपको दिया गया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये एक्टिविटी हमें करनी है। चलिए स्लाइड बाय स्लाइड मैंने इनके आंसर्स आपको दे रखे हैं बना के यहाँ पर। तो हैव यू एवर यूज ए सीड और ए सैपलिंग टू ग्रो ए प्लांट? क्या आपने कभी पौधा लगाने के लिए किसी बीज या पौधा सैपलिंग का इस्तेमाल किया है? तो आंसर लगभग सभी ने आपने किया होगा। येस, आई हैव प्लांटेड ए सीड और सैम्पलिंग। जो भी आपने किया उसका नाम लिख दीजिए। तो व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड? उस प्लांट को किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता थी? एंड हु हेल्प यू विद इट? और किसने आपकी उसमें मदद की? तो आंसर है द प्लांट नीडेड वाटर, सनलाइट एंड केयर। प्लांट को क्या क्या चाहिए था? वाटर, सनलाइट और केयर चाहिए थी। माई पेरेंट्स हेल्प मी। हर चीज़ की मैं हिंदी नहीं बताऊंगा आपको, छोटे सिंपल सेंटेंस है, वो आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएंगे। तो हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो? जब आपने पौधे को बढ़ते देखा तब आपको कैसा लगा? तो आंसर है आई फील्ट हैप्पी एंड प्राउड वॉचिंग इट ग्रो। मुझे उसे बढ़ता देखकर खुशी और गर्व का महसूस हुआ। नाउ सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ ट्री डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स? तो लोग अपने घरों में किस प्रकार के पौधे लगाते हैं, किस तरह के? एंड वाई इज इम्पोर्टेंट टू प्लांट ट्रीज? और पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? तो हमारा आंसर है पीपल प्लांट एलोवेरा, मनी प्लांट एंड तुलसी एट देयर होम। ये प्लांट घर पे लगाते हैं लोग। ट्री गिव्स शेड, ऑक्सीजन एंड ब्यूटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन। आपको जो आपके रीजन में फ्रूट के ट्री ग्रो होते हैं उनका नाम लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दिस फ्रूट ट्री टू ग्रो? और कौन सी वे कंडीशन होती है जो इनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं? तो देखिए, जैसे मैं अपने रीजन का लिख देता हूँ। हमारे रीजन में मैंगो, गवावा, कोकोनट ट्री ग्रो इन माई रीजन। इसी तरह से जो भी ट्री आपके यहाँ ग्रो होता है उसका आप नाम लिख दीजिए। दे नीड वार्म सनलाइट एंड गुड सोयल। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए लेट अस डिस्कस। तो अभी मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अरेंज द इवेंट इन ऑर्डर टू अकरेंस इन द स्टोरी। जो स्टोरी में पूरी की पूरी इवेंट ये अकर हुई है, इनकी आपको सीक्वेंस में इनको करना है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। 7 नंबर सबसे पहला है, 2 नंबर दूसरे पे है, 5 नंबर तीसरी इवेंट है, 10 नंबर फोर्थ पे है आपका। तो ये मैंने सीरियली लिख रखा है, आप इसमें देख लीजिए। ये आपका पहले पे 7, दूसरे पे सेकंड, तीसरे पे 5th, 10, थर्ड 1, 8, 4, 6, 9, ये सारी इवेंट का इसका सीक्वेंस है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। चैप्टर में वैसे ऑलरेडी ये सब चीज़ कवर है। डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव? क्या आपको लगता है कि चेरी का पेड़ बच पाएगा? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आंसर यस, द चेरी ट्री वुड सर्वाइव बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी ओवरकम मैनी डिफिकल्टीज एंड शोन स्ट्रॉन्ग विल टू लिव जस्ट लाइक ए लिविंग बींग विद डिटर्मिनेशन। तो मुझे लगता है कि चेरी का पेड़ जो है बच पाएगा, क्योंकि वह पहले से ही बहुत सारी कठिनाइयों को पार कर चुका। आपने देखा भी है, चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, उसमें जीने की बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखी है, ठीक एक ऐसे ही जैसे कि जीवित प्राणी को में होती है। नाउ लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। इस टेबल को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंप्लीट करना है। पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का पार्ट 2 है उसके हिसाब से। वन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो ये मैंने आपके लिए देखिए कोज, जैसे यहाँ पर कोज दिया गया, आपको इफेक्ट दिया गया कि ए वोमन कट द चेरी ट्री वाइल कटिंग ग्रास। तो ग्रैंडफादर स्कोल्डेड द वोमन। ठीक है, यही किया था ना उन्होंने। नाउ नेक्स्ट, राकेश हेल्प इन फार्म वर्क इन हिज विलेज। तो राकेश वाज थिनर बट स्ट्रोंग व्हेन ही केम बैक। तो देखिए, ये सारे सेंटेंस है जो हमने सेकंड पार्ट से आपको मैच करके दे रखे हैं कि क्या कौन सा उसका कोज था और क्या उसका इफेक्ट था। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो चलिए अब रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पूरे का पूरा एक्सट्रैक्ट आपको रीड करना है और इसके क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर हम देते हैं।
फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद ए करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो जो ये है अंडरलाइन फ्रेज, इसका आपको सब्स्टिट्यूट देना है। क्विकली एंड विदाउट डिले का मतलब होता है प्रॉम्प्टली, फटाफट। ठीक है, तो व्हाट डज राकेश एक्शन ऑफ रोलिंग द चेरी सीड इन हिज माउथ मोस्ट लाइकली सजेस्ट अबाउट हिज मूड एट दैट मोमेंट। तो उसका मूड क्या था उस मोमेंट में, जब वो बार बार चेरी का जो बीज था उसको माउथ में इधर उधर स्क्रॉल कर रहा था। तो ही इज एंजॉइंग द टेस्ट एंड मोमेंट, तो टेस्ट एंड द मोमेंट, वो उसके टेस्ट को और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली विद रेफरेंस टू राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। तो इसको आपको, राकेश डिसीजन टू प्लांट द सीड शोज दैट ही रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज हिज ग्रैंडफादर्स एडवाइस। क्यों किया था उसने, क्यों लिया था राकेश ने डिसीजन कि वो प्लांट लगाएगा और सीड को प्लांट करेगा। तो उसने जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको एडवाइस किया था उसकी रेस्पेक्ट और वैल्यू के लिए। तो हाउ डज द ग्रैंडफादर एडवाइस रिफ्लेक्ट विद हिज व्यू अबाउट लक एंड एफर्ट। तो लक और एफर्ट के लिए जो ग्रैंडफादर की एडवाइस है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है हमें, ग्रैंडफादर बिलीव्स लक ओनली वर्क व्हेन पेयर विद एक्शन एंड एफर्ट। तो दादाजी का मानना है कि जो किस्मत है, लक है, तभी काम करती है जब उसके साथ में आप साथ में काम करो और एफर्ट आपका उसके साथ, एक्शन और एफर्ट आपका उसके साथ में जुड़ा हुआ हो। अगेन देखिए, फिर आपको एक पूरे का पूरा पैराग्राफ दे दिया, इसको आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। ठीक है, द फ्रेज फिल्ड माई साउथ शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कोटेज सजेस्ट दैट। इस फ्रेज का मतलब है इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंडा था। सेकेंड, वाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेरी ट्री टफनेस फ्रॉम द लाइन द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। तो इसका क्या मतलब है कि जो द ट्री कुड विदस्टैंड हार्श वेदर। इसका मतलब क्या था कि जो हार्श वेदर कंडीशंस थी बहुत ही घटिया, उनमें भी जो चेरी का पेड़ था वो जीवित रहा, विदस्टैंड रहा, खड़ा रहा। नाउ हाउ डिड द अर्ली विंटर अफेक्ट ग्रैंडफादर्स मूड एंड स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शुरुआत की सर्दी थी उसने दादाजी के मूड और कहानी कहने के तरीकों को किस तरह से इफेक्टेड किया, प्रभावित किया। तो आंसर है हमारा, ग्रैंडफादर बिकम ग्रम्पी एंड हिज स्टोरीज हैड अनहैप्पी एंडिंग ड्यू टू द अर्ली विंटर्स। तो शुरुआती सर्दी के कारण जो दादाजी थे वो चिड़चिड़े हो गए और उनकी जो कहानियों के अंत थे वो दुखद हो जाते थे। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द कंपेरिजन ऑफ राकेश एज टू द चेरी ट्री एज सिम्बलाइज। दोनों की एज का कंपेरिजन क्या सिम्बलाइज करता है, द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग राकेश ओन डेवलपमेंट, कि जो पेड़ की ग्रोथ थी वो भी राकेश की ओन डेवलपमेंट के पैरेलल थी, साथ साथ हो रही थी। देखिए मेन क्वेश्चन आए हैं आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनको हम वन बाय वन इनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे और इसको मैं आपको थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर पार्ट है, इसको जल्दी खत्म करेंगे इसलिए फटाफट समझाऊंगा। ठीक है, आप अगर समझ में नहीं आए वीडियो को 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 है, वाई डिड राकेश पेरेंट्स सेंड हिम टू मसूरी। राकेश के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे मसूरी क्यों भेजा। तो आंसर है, राकेश पेरेंट लिव इन ए स्मॉल विलेज इन द लोअर हिमालयन स्लोप वेयर देयर वर नो स्कूल। जो राकेश के पेरेंट्स थे वो हिमालय की निचली ढलानों के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां पर कोई स्कूल नहीं था। दे वर कीन दैट राकेश शुड रिसीव ए प्रॉपर एजुकेशन। वे इसको लेकर वे चाहते थे कि राकेश को अच्छी शिक्षा मिले। सिंस हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन मसूरी ए प्लेस विद स्कूल्स दे डिसाइडेड टू सेंड हिम देयर। चूंकि उसके दादाजी मसूरी में रहते थे जहां स्कूल थे, इसलिए उन्होंने उसे वहीं भेजने का फैसला लिया। तो दे वांटेड हिम टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड ग्रो। वे चाहते थे कि राकेश को जो है वो पढ़ाई और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो राकेश बिगन लिविंग विद हिज ग्रैंडफादर टू अटेंड स्कूल। इसलिए राकेश अपने दादाजी के साथ में रहने और स्कूल जाने लगा। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, वाई डिड राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री। तो राकेश ने प्रेइंग मैंटिस को चेरी के पेड़ की जो डाली है उस पर क्यों रहने दिया। आंसर है हमारा, राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री बिकॉज, यहाँ तक तो आपको वही क्वेश्चन ही है, क्यों रहने दिया। ही शो इट एज ए हार्मलेस एंड परहैप्स इवन वेलकम विजिटर।
क्योंकि वह उसे हार्मलेस मतलब हानि रहित और शायद स्वागत योग्य अतिथि के रूप में देखता था कि जिसके स्वागत किया जाना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट इंसेक्ट ही नोटिस ऑन द ट्री आफ्टर ही हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेल। तो वह यह उस जो वो पूरा ट्री था उस पर देखी गई पहला कोई इंसेक्ट था जब वह अच्छे से बढ़ने लगा था। ही डिडंट फील द नीड टू रिमूव इट सिंस इज वाजंट कॉजिंग एनी डैमेज। उसने उसे हटाने की तब तक जरूरत नहीं समझी जब तक कि वह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। तो हिज जेंटल एटीट्यूड शोड हिज ग्रोइंग केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्री एंड इट्स इकोसिस्टम। तो उसकी जो ये विनम्रता है वृक्ष पेड़ और उसके पूरे पर्यावरण के प्रति जो उसके बढ़ते प्रेम और सम्मान को हमें दिखाती है। ही अंडरस्टैंड द ट्री वाज नव ए स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर। उसे अब समझ में आ गया कि जो पेड़ है वो नेचर का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है, पार्ट बन गया है। क्वेश्चन 3 है हमारा, हाउ इज द लाइफ इन हिमालयन फुट हिल डिस्क्राइब इन द स्टोरी। जो हिमालय के फुट हिल्स का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसमें जीवन का वर्णन किस तरह से किया गया है, लाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो लाइफ इन द हिमालयन फुट हिल्स इज डिस्क्राइब एज ब्यूटीफुल बट चैलेंजिंग फॉर प्लांट लाइफ। तो हिमालय के जो फुट हिल्स में जीवन है वो बहुत सुंदर लेकिन पौधों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। द सोयल वाज मोस्टली स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स मेड द डिफिकल्ट फॉर फ्रूट ट्री टू ग्रो। वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पथरीली, सूखी और ठंडी हवाएं जो फलदार पेड़ हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा करती थी। हाउ एवर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार थ्राइव इन द मोर शेल्टर्ड एरियाज। फिर भी जो ओक हैं, देवदार हैं जैसे जंगल बहुत अधिक संरक्षित क्षेत्रों में उगते थे, शेल्टर्ड एरिया में। द एनवायरमेंट चेंज विद द सीजन, स्प्रिंग बोट माइग्रेटिंग बर्ड, मानसून बोट रेन एंड ग्रीनरी एंड विंटर्स बोट स्नो एंड साइलेंस। तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट था वो मौसम के अनुसार बदलता था। बसंत में जो बसंत का मौसम है उसमें जो प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है, विजिटर बर्ड्स वो आते थे, और मानसून में बारिश और हरियाली उनको मिलती थी, और सर्दियों में बर्फ और शांति होती थी। डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस द सिटिंग एडेड नेचुरल ब्यूटी एंड रिदम ऑफ द स्टोरी। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी थी वो कहानी को एक खास रिदम देती है, ताल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट राकेश मीन व्हेन ही सेज इज दिस व्हाट इज फील टू बी गॉड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के एंड में जब राकेश जब कहता है कि क्या भगवान होने का एहसास ऐसा ही होता है, तो उसका क्या अर्थ आप समझ सकते हो, क्या अर्थ उसका हो सकता है। तो व्हेन राकेश सेज इज दिस व्हाट इट फील टू बी गॉड, he is reflecting on the joy and wonder of having nature nurture something from a teeny seed to a fully grown tree। तो जब राकेश ये कहता है कि क्या भगवान होने का एहसास ऐसा होता है, तो तब वह महसूस कर रहा है कि किसी बीज को एक बड़े पेड़ में बदलते देखना कितना अद्भुत है। Now by planting and caring for the cherry tree he experienced the process of creation and growth। तो उसने जो बीज लगाकर और देखभाल कर सृजन और विकास के अनुभव को जाना है कि कैसे तुम किसी चीज़ का क्रिएशन कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकती है वो चीज़। तो वाचिंग द ट्री फ्लोरिश गेव हिम ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड पीस। तो पौधे को फलते फूलते हुए देखकर उसे प्राउड फील हुआ और बहुत ही पीस होता है, शांति मिली। द फीलिंग ऑफ हैविंग गिवन लाइफ एंड ब्यूटी टू द वर्ल्ड मेड हिम फील पावरफुल इन ए क्वाइट डिवाइन वे। तो जीवन और जो सुंदरता है उसको जन्म देकर वह भीतर से बहुत ही ज़्यादा खुद को पावरफुल और डिवाइन होता है, दिव्यता से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। इट वॉज ए मोमेंट ऑफ डीप इमोशनल कनेक्शन विद नेचर। ये उसके नेचर के साथ में जो उसका गहरा भावनात्मक संबंध था, इमोशनल रिलेशन था, कनेक्शन था, उसका एक मोमेंट था, क्षण था। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द विंटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। तो हाउ डज द राइटर, तो जो राइटर है, लेखक है इसका, उसने राकेश और उसके दादाजी के जो आपस में रिलेशन है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है। विंटर ने, राइटर सॉरी।
ठीक है, राइटर ने किस तरह से इनके रिलेशन को डिस्क्राइब किया? तो आंसर है हमारा, द राइटर डिस्क्राइब राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर्स रिलेशन एज वार्म, अफेक्शनेट एंड फुल ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, इसका आई थिंक मुझे अर्थ बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये बड़ी आसान सी लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंडफादर इज वाइज एंड केयरिंग, गाइडिंग राकेश जेंटली विद एडवाइस एंड स्टोरीज। जो ग्रैंडफादर थे वो बुद्धिमान थे, देखभाल करने वाले, राकेश को बड़े ही प्यार से सलाह और कहानियाँ सुनाते थे। दे शेयर क्वाइट इवनिंग्स, ये क्वाइट इवनिंग अराउंड द फायर एंड द जॉयफुल मोमेंट इन द गार्डन। तो वे साथ में शाम को शांत शाम बिताते थे आग के पास और बगीचे में एक दूसरे के साथ जॉयफुल मोमेंट शेयर करते थे। ग्रैंडफादर टीचेज राकेश अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेचर थ्रू स्मॉल एक्ट लाइक प्लांटिंग ए सीड। तो दादाजी से छोटी छोटी बातें जैसे कि बीज लगाने के जरिए जिम्मेदारी और जो नेचर है उसका उसको पाठ पढ़ाते थे। देयर बॉन्ड डिपन एज दे केयर फॉर द चेरी ट्री टुगेदर। अब दोनों का बॉन्ड क्या है, पेड़ की देखभाल के दौरान और भी गहरा होता है। इट इज ए रिलेशनशिप बिल्ट ऑन लव, लर्निंग एंड कंपेनियनशिप। ये प्रेम, सीख और साथ पर आधारित एक रिलेशनशिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर बेस्ड ऑन द स्टोरी। तो इस ये पूरी स्टोरी है, इसके बेस पर आप जो ह्यूमन है और नेचर है उसके संबंध के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, किस कंक्लूजन पर आप पहुंच सकते हैं। तो द स्टोरी शोज दैट द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर इज इमोशनल, नर्चरिंग एंड डीपली मीनिंगफुल। तो कहानी से हमें पता चलता है कि जो इंसान और प्रकृति का संबंध है वो भावनात्मक है, क्या क्या है, इमोशनल है, नर्चरिंग है और डीपली मीनिंगफुल है। ठीक है, बाय प्लांटिंग ए सीड राकेश अननोइंगली बीइंग ए जर्नी ऑफ केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बीज लगाकर राकेश ने अनजाने में एक केयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी की जर्नी अपनी शुरू की। नेचर रेस्पॉन्ड टू हिज एफर्ट बाय ग्रोइंग, ब्लूमिंग एंड ऑफरिंग पीस एंड ब्यूटी। तो उसका जो एफर्ट था उससे नेचर बढ़ी, फूल फल आए और शांति और सुंदरता उसको मिली। दिस बॉन्ड टीचेज पेशेंस, रेजिलेंस एंड रेस्पेक्ट। अब ये जो पूरा एक बॉन्ड है, रिश्ता है, वो पेशेंस होता है धैर्य, रेजिलेंस होता है दृढ़ता और रिस्पेक्ट होता है सम्मान। ठीक है, तो ये रिश्ता धैर्य, दृढ़ता और सम्मान सिखाता है। इट आल्सो शोज दैट ह्यूमन कैन फाइंड जॉय एंड ए सेंस ऑफ पर्पज इन नर्चरिंग लाइफ। और ये भी दिखाता है कि जीवन को बढ़ाने में आनंद और उद्देश्य मिलता है। नेचर एंड ह्यूमन थ्राइव व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर। तो जब इंसान और जो नेचर है, ह्यूमन और नेचर है, आपस में सहयोग करते हैं तो तब दोनों फलते फूलते हैं। क्वेश्चन 7 है, इमेजिन राकेश रिफ्लेक्ट ऑन हिज वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए सीड बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू ए फुल ग्रोन चेरी ट्री। तो अब आप इमेजिन करिए कि राकेश अपने जो ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अनुभव पर विचार करता है जिसमें उसने एक बीज को पूरा चेरी का पेड़ बनते हुए देखा है। राइट हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट। अब आपको लिखना है कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा इन सब चीज़ को देखकर। तो राकेश मस्ट हैव फेल्ट इनक्रेडिबली प्राउड एंड जॉयफुल वाचिंग द सीड ही प्लांटेड ग्रो इनटू ए टॉल ब्लॉसमिंग चेरी ट्री। तो राकेश को वह बीज जिसे उसने लगाया था एक लंबा खिलता चेरी का पेड़ बनता देखकर बहुत ही प्राउड फील और हैप्पीनेस, खुशी हुई होगी। He would have remembered how small and insignificant the seed looked at the first and how he had nearly forgotten about it. तो उसे याद आता होगा कि जब उसने बीज को शुरुआत में कितना छोटा था, उसे लगभग वो भूल ही गया था। ठीक है, बट ओवर टाइम थ्रू सीजन ऑफ रेन, स्नो एंड सनशाइन द सीड बिकम समथिंग ब्यूटीफुल। लेकिन समय के साथ साथ बारिश, बर्फ, धूप के मौसम में वो एक खूबसूरत पेड़ बन गया। द ट्री वॉज नॉट ओनली ए प्लांट बट ए लिविंग रिमाइंडर ऑफ हिज पेशेंस, केयर एंड लव। जो ये पेड़ है, ट्री है, वो केवल ये जो है वो केवल एक ट्री ही नहीं बल्कि उसकी मेहनत, देखभाल और प्यार की एक जिंदा याद बन गया। तो ही probably felt humble by nature's magic and amazed at how such a simple act could bring so much meaning। तो उसे जो ये प्रकृति की जादूगरी है उस पर बहुत ही ज़्यादा विनम्रता और संतोष महसूस हुआ होगा। ठीक है, lying under the shade he must have felt peaceful and deeply connected to the
ट्री, तो उसकी जो छाया है, शैडो है, उसमें लेटते हुए उसने शांति और पेड़ से गहरा रिश्ता महसूस किया होगा। इट वाज ए क्वाइट joy that come from having helping something grow। तो ये वो बहुत ही क्वाइट शांत आनंद था जो जीवन को बढ़ाने में मिलता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। लेट अस लर्न। तो ईच वर्ड लिस्ट हैज वन वर्ड दैट डज नॉट मैच विद द अदर वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए, एक इनमें से वर्ड ऐसा है जो कि दूसरे बाकी वर्ड के साथ में मैच नहीं करता है। आइडेंटिफाई द ओड वन, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, जैसे चॉप हो गया, ट्रिम हो गया, स्लाइस हो गया, मीन्स हो गया। तो चॉप, स्लाइस, मीन्स आर वर्ड यूज फॉर कटिंग, ये विद ए नाइफ। ये सारे के सारे वर्ड वो हैं जो नाइफ से कटिंग में काम आते हैं। बट जो ट्रिम है इसमें क्या होता है, सीजर यूज होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। जैसे ट्रिम का था, इसमें गैलोपोड वर्ड है, गैलोप। तो प्लोडेड, स्क्रैम्बल एंड ट्रज रेफर टू स्लो और डिफिकल्ट मूवमेंट, वाइल गैलोप मीन्स फास्ट रनिंग स्पेशली ऑफ ए हॉर्स। ये हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। स्मूथ क्या होता है, स्मूथ ओड वर्ड है यहाँ पर। टेंडर, डेलिकेट एंड सॉफ्ट आर सिमिलर इन टेक्सचर ऑफ और सेंसिटिविटी, बट स्मूथ रेफर मोर टू सरफेस टेक्सचर देन जेंटलनेस। ऐसे ही यहाँ पर पैक्ड है, आप पढ़ लीजिए इसको। ऐसे ही प्लांटिंग, ग्रोइंग, ब्लोसिंग और प्रोग्रेसिंग में से प्लांटिंग, ठीक है, वो ओड वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चूज द मोस्ट सुटेबल टेस्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड राइट अगेंस्ट द फूड आइटम दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो भी आपको फूड आइटम है इनके टेस्ट यहाँ पर आगे लिखने हैं, इसमें से चूज करके। वो आपके लिए ऑलरेडी मैंने कर रखा है। एंड नाउ यूज एनी 5 टेस्ट वर्ड एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब आपको अपनी पसंद के कोई भी 5 टेस्ट वर्ड इनमें से यूज करके सेंटेंस बनाना है। वो भी मैंने आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ है, सी। तो आई होप कि इसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर इसको सारे को लिख लीजिए, सेंटेंसेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द टेक्सचुअल वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द बॉक्स। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू विल नोट टू नीड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं इसमें से आपको एंटोनिम वर्ड चुनने हैं, उल्टे, अपोजिट वर्ड। एंटोनिम्स होता है अपोजिट। तो जैसे टेंडर, हार्ड, स्टडी, सेकी, नैरो, वाइड, वार्म, कोल्डनेस, फिस्टिंग, फास्टिंग, ग्रम्पी, चीयरफुल, शेल्टर, अनप्रोटेक्टेड, स्पेशल, ऑर्डिनरी। ठीक है, ये सारे के सारे इनके एंटोनिम वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए आपको हम करेंगे इसमें जो वर्ब हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे वाज हो गया वर्ब है, आपका बोट वर्ब है, और सिंपल पास्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। तो वाज लुकिंग आपका हो गया वर्ब यहाँ पर, दोनों वाज लुकिंग। और क्या है ढूंढिए इसमें, फाइंडिंग, ये भी आपकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, इसमें गेज्ड एंड हैड परफॉर्म्ड, ये दोनों है आपका, ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें। ठीक है, तो द फॉर्म ऑफ टेंस इन गिवन सेंटेंस आर सिंपल पास्ट टेंस 1 and 3, वो बताया भी है इसने। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट प्रोग्रेसिव एक ही बात है, 2 नंबर में है। एंड पास्ट परफेक्ट भी है 3 नंबर में। ठीक है, अब आपको न फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है। सिंपल पास्ट टेंस से, पास्ट प्रोग्रेसिव से, और पास्ट परफेक्ट टेंस से, जैसे कि आपने पीछे देखा है। द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि वाज सिटिंग, तो सिट का हो गया, सिटिंग वाज के साथ आया। तो टॉक का क्या हो जाएगा, वर टॉकिंग, वी है, प्लूरल आएगा। आई के साथ रियलाइज का रियलाइज्ड हो जाएगा। इम्पार्ट का हैड इम्पार्टेड हो जाएगा। लिसन का वाज लिसनिंग हो जाएगा। रिमेंबर का रिमेंबर्ड हो जाएगा। स्पेंड का हैड स्पेंट हो जाएगा। स्पेंट की सेकंड फॉर्म स्पेंट होती है, थर्ड फॉर्म भी स्पेंट होती है।
सेट का हेड सेट हो जाएगा, फील का फील फेल्ट होती है, ठीक है। ये नर्चर का नर्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टडी द पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें आप देखिए पंक्चुएशन मार्क से ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर ये आपको इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, कोमा दे रखा है, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा बंद कर रखा है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमाज हैं, फुल स्टॉप है। ये सारे क्या होते हैं, सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। पंक्चुएशन रेफर टू द सिंबल यूज इन राइटिंग टू क्लेरिफाई मीनिंग एंड सेपरेट सेंटेंस एंड देयर कंपोनेंट। तो इसी के लिए ये यूज होते हैं। प्रॉपर पंक्चुएशन इंश्योर द क्लियरिटी एंड फ्लो ऑफ ए टेक्स्ट गाइडिंग रीडर थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोलन दे दिया, तो ये क्या हमें क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क सही जगह पर अगर आप लगाते हो तो वे हमें राइटिंग में उनसे क्लियरिटी आती है, ठीक है। और सेंटेंस कहाँ से सेपरेट हो रहा है, कहाँ से हमें अलग तरह से पढ़ना है, उसका पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो यही है, हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन। मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क क्या है, ये फुल स्टॉप है, ये कोमा है, आप सब जानते हो, ये आपका कोमा इस सेंटेंस में दिखाया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। ये आपका कोलन है जिसको कोलन बोलते हैं, ये सेमी कोलन है कोमे के साथ में एक बिंदी, और ये आपका एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, जैसे ही इज। ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका कोटेशन मार्क्स हैं, या जिसको आप इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, ये डैश है आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क हैं जो कि हम किसी भी सेंटेंस में यूज करके उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं कि कहाँ से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये कैपिटलाइजेशन रूल, ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखे हैं, वैसे आपको पता है। कोई भी जगह हो, पीपल हो और प्लेस हो, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मतलब किस वर्ड के लेटर कैपिटल आएंगे फर्स्ट। डे, मंथ, फेस्टिवल, इन सब के नाम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। टाइटल और नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। डाइटीज और होली बुक में जो गॉड आता है, बुक या गॉड या मतलब जितने भी हमारे भगवान हैं, डाइटीज, और जो होली बुक हमारी होली बुक्स हैं, वे सुन के सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल में होता है, आई कभी स्मॉल में रनिंग में नहीं आता। एडजेक्टिव फॉर्म एंड प्रॉपर नाउन, जैसे कि इंडियन, अमेरिकन, ये भी इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जियोग्राफिकल फीचर, रेसिस, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आते हैं। टाइटल्स ऑफ बुक, पोएम्स और प्लेज, ये भी सारे कैपिटल लेटर में आते हैं, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन रूल को। नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ एप्रोप्रिएटली। अब इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पंक्चुएट करना है, ये मैंने आपके लिए कर रखा है नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। जहाँ भी कोमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, आपका कोटेशन मार्क लगाना है या डैश लगाना है, वो सारे इसमें लगा रखे हैं कि कहाँ पे लगना चाहिए। जैसे इसको अगर हम पढ़ के देखेंगे तो एवरी संडे रोशनी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ऑन देयर फार्म। तो हर रविवार जो रोशनी है अपने दादाजी के फार्म वाले घर पर जाती है। यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी है वो उनके हाउस के लिए ये पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कम सिट, आओ बैठो, दोनों अलग अलग हैं, कम, आओ, सिट, बैठो, देखो इसीलिए यहाँ पे कोमा दिया गया। ग्रैंडपा वुड से पेंटिंग द बेंच ऑन देयर पोर्च। तो किसने कहा है, दादाजी ने ब्राह्मदेव की बेंच पर थपथपाते हुए कहते हैं दादाजी ये बात। रोशनी लव दिस मोमेंट। तो ये देखिए जहां पे भी कॉमा आ जा रहा है वहां आपको छोटा स्मॉल स्टॉप लेना है, जहां पे आपका फुल स्टॉप है वहां तो आप बिग स्टॉप लेते ही लेते हो। तो कोमा तक आपको इस सेंटेंस का एक मीनिंग है, कोमे के बाद अदर मीनिंग स्टार्ट होती है। जैसे रोशनी लव्ड दीज मोमेंट्स, रोशनी को ये पल बहुत पसंद थे। सॉरी, वेयर द वर्ड शोड डाउन एंड स्टोरीज फ्लोड लाइक मैजिक। जब दुनिया धीमी हो जाती और कहानियां जादू की तरह बहती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोमा से पता चल रहा होगा कि दोनों सेंटेंस का अलग अलग मतलब निकल के आ रहा है। तो इसको आप पढ़ के देखिए। नाउ लेट अस लिसन। तो फर्स्ट है, यू विल लिसन टू ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए सन एंड हिज मदर। एक सन और मदर के बीच में कन्वर्सेशन आपको सुननी है। एज यू लिसन सेलेक्ट योर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द 1 to 7 गिवन बिलो। तो ये आपको पेज नंबर 201 पे आपकी बुक के दिया गया है, कन्वर्सेशन सन का और मदर का।
और इनको आपको बताना है कि इनमें से 7 आउट ऑफ 7 कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपके लिए मैंने कर रखा है। ये उनके बीच की कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसको आप पढ़ लीजिए। आपकी बुक में भी ये दे रखी है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि यहीं पे है। ये आपकी बुक के 201 नंबर पेज पर दी हुई है। तो जैसे सन, अम्मा कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकती हैं। मदर, वाई नॉट, व्हाट्स प्रोजेक्ट अबाउट, यह प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्यों नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। इट्स अबाउट द चिपको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट के बारे में है। आई हैव मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड टॉक अबाउट इट इन क्लास, मुझे क्लास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और उस पर बोलना भी है। मदर कहती है दैट्स गुड, चिपको मूवमेंट वाज ऑल अबाउट हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट, इजंट इट। अब वो बोलती हैं माँ कि यह तो अच्छा है, चिपको आंदोलन तो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाने का आंदोलन था, जो कि आपने भी खुद प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 6 में, ठीक है। चिपको आंदोलन तो है ना। सच एन इंस्पायरिंग मोमेंट इट वाज, कितना इंस्पायरिंग मोमेंट था ये आंदोलन, इंस्पायरिंग आंदोलन था कि जो हमें प्रेरणादायक हमारे लिए। सन, यस इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट कॉमन पीपल कम टुगेदर फॉर द नोबल कोज ऑफ सेविंग ट्रीज, तो ये पहली बार था जब आम लोग पेड़ बचाने के लिए एक नोबल कोज के लिए साथ आए। इट शोज हाउ पीपल कैन आल्सो मेक ए डिफरेंस, और इसने दिखाया कि लोग भी बदलाव ला सकते हैं। हैव यू हर्ड और रीड अबाउट समथिंग सिमिलर, क्या आपने इससे कोई मिलता जुलता कुछ सुना है। मदर, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। द सक्सेस ऑफ द चिपको मूवमेंट लीड टू द एपिको मूवमेंट, तो चिपको आंदोलन की जो सफलता है वो एपिको मूवमेंट से शुरू हुआ। सन, रियली डजंट एपिको मीन्स हगिंग इन कन्नड़, सो डिड आल्सो हग ट्री टू प्रोटेक्ट देम, तो ये कह रहा है कि सच में क्या एपिको का मतलब कन्नड़ में गले लगाना होता है, तो क्या वहाँ भी लोग पेड़ों को गले लगाते थे बचाने के लिए। मदर कहती है यस, हाँ दे डिड, उन्होंने ऐसा किया। इन दिस मूवमेंट पीपल नॉट ओनली हग ट्री टू प्रोटेक्ट देम बट आल्सो रिजनरेटेड द फॉरेस्ट एरिया इन द वेस्टर्न घाट्स, तो वहाँ ये कह रहा है यह तो हाँ, वहाँ भी लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि उनकी कटाई रोकी जा सके, और साथ ही जो वेस्टर्न घाट हैं उनके जंगलों को फिर से पुनर्जीवित भी किया। तो दैट्स ग्रेट, दिस रिमाइंड मी व्हाट माय टीचर शेयर्ड अबाउट शालूमरदा थिमका लास्ट वीक। अब वो कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है, इससे जो मेरे टीचर हैं पिछले हफ्ते सालूमरदा थिमक्का के बारे में उन्होंने मुझे हमें बताया था। सी इज ए पद्मश्री अवार्डी। तो मदर, वाट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, आई हैव हर्ड अबाउट हर, एम इंटरेस्टेड टू नो वाट योर टीचर हैड शेयर्ड विद यू, तो वो क्या ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे, वो मैंने उनके बारे में सुना है, बताओ तुम्हारे टीचर ने क्या बताया। तो सन कहता है सी इज एन इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हु हैड बीन प्लांटिंग ट्री सिंस 1948, ये एक इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो कि 1948 से पेड़ लगा रही हैं। तो सी हैड प्लांटेड ओवर 8,000 ट्री इन द एरिया अराउंड हर विलेज, उन्होंने अपने गांव के आसपास 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। मदर बोलती है वंडरफुल सन, व्हाट आई एडमायर अबाउट हर इन द कमिटमेंट शी हैड टुवर्ड्स कन्वर्जिंग द इन्वायरमेंट, तो मुझे उनकी सबसे बड़ी बात यह लगी कि जो इन्वायरमेंट है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए उनका जो समर्पण है वो बहुत गहरा है। तो मदर कहती हैं इनक्रेडिबल, दैट इज़ वन सुपर वुमन, बट डू यू नो हु द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इज, ठीक है वो वाकई में इंडिया की सुपर वुमन है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो सन कहता है यस आई हैव रीड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में पढ़ा ही है। इट इज़ जादव पेयांग फ्रॉम आसाम, he too is Padma Shri awardee. Isn't he the one who single-handed turned a barren land of around 1,000 acre into a lush green forest? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। Isn't he the one से मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं, वो ही जिन्होंने 1,000 एकड़ बंजर भूमि को अकेले ही हरा भरा जंगल बना दिया। ये जादव पेयोंग के बारे में बात हो रही है।
ही डिड सो बाय प्लांटिंग नियरली 40 मिलियन ट्रीज। तो कितने प्लांट देखो, 40 मिलियन ट्रीज किए। मदर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वॉज नॉट समथिंग दैट हैपन ओवरनाइट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जब एक रात में ही घटित हो गई हो। इट टुक हिम 30 ईयर्स टू अचीव दिस। इसमें 30 साल लगे उनको अचीव करने में। दिस फॉरेस्ट हैज़ बिकम ए हैबिट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। अब ये जो जंगल है वो अलग अलग जानवरों और जो माइग्रेटरी मतलब प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए घर बन गया है। ठीक है। अब सन कहता है फैसिनेटिंग इजंट इट, है ना कमाल का। आई हैव इव रीड ए बुक एंड वॉच ए डॉक्यूमेंट्री इन स्कूल अबाउट हिम विच हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी। तो मैंने भी स्कूल में एक किताब पढ़ी और एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। तो माँ कहती है आई एम ग्लेड दैट यू हैव बिगन टू केयर अबाउट द इन्वायरमेंट टू। मुझे खुशी है कि तुम भी इन्वायरमेंट की तुम्हें भी अभी से चिंता होने लगी है। ठीक है। तो बच्चों ये जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये सेंटेंस आपके ट्रू स्टेटमेंट हैं। ठीक है। ये आपके फॉल्स हैं 1, 4 और 6। तो मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक। ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन वोवल साउंड इन ए वर्ड। देखिए जो सिलेबल होता है सिंगल अनब्रोकन वोवल साउंड होता है वर्ड के अंदर। सम वर्ड हैव ओनली 1 सिलेबल, किसी में एक ही सिलेबल होता है। सम हैव 2 और मोर देन 2, किसी में 2 से ज़्यादा भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्री हैज ओनली 1 सिलेबल। ट्री में क्या है, केवल एक ही सिलेबल है क्योंकि ये वोवल अनब्रोकन वोवल साउंड है ट्री ई। द वर्ड चेरी हैज 2 सिलेबल ई और वाई, चेरी। ठीक है। हेयर द हाइफन इज यूज टू मार्क द गैप बिटवीन द 2 सिलेबल। तो यहाँ पर हाइफन को मार्क किया गया है, इसको कहते हैं हाइफन, जो बीच में सेंटर में आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों। तो हाइफन यहाँ पर लगाया गया है उनको अलग अलग मार्क करने के लिए। सिलेबल कैन आल्सो बी कॉल्ड ए बीट बिकॉज यू कैन क्लैप आउट द बीट्स इन द वर्ड। तो सिलेबल को क्या कहते हैं, इसको बीट भी कहते हैं। तो वर्क इन पेयर, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। इनको आपको जोर से पढ़ना है। ठीक है। राइट द नंबर ऑफ सिलेबल इन ईच वर्ड, और हर एक वर्ड में कितने सिलेबल है ये आपको लिखने हैं। चेक योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ठीक है। इसको अपना आंसर आपको क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर भी करना है। तो ये बड़ा आसान सा है सिलेबल वाला, ये आप खुद से करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं ये आपको करके बताऊंगा। ठीक है। जिनमें वोवल साउंड आए, अनब्रोकन वोवल साउंड, जहाँ से मतलब जैसे माउन, दोनों ऊ का दे रहे हैं, एन ये दोनों एक का दे रहे हैं, तो इसमें 2 आपके सिलेबल्स हैं। ठीक है। इस तरह से आप इनको सबको करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीक अबाउट वन महोत्सव दिवस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपको वन महोत्सव दिवस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बोलना है। बिफोर यू स्पीक इन द क्लास असेंबली प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। और क्लास असेंबली में बोलने से पहले आपको इन पॉइंट्स पर खुद को प्रिपेयर कर लेना है। तो व्हेन इट सेलिब्रेटेड, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। हु सेलिब्रेटेड, कौन सेलिब्रेट करता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हाउ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्या मैसेज हमें कन्वे करता है। ठीक है। तो देखिए ये मैंने हेयर इज मॉडल स्पीच बेस्ड ऑन 5 गाइडिंग पॉइंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में जो 5 गाइड पॉइंट ही हमने पढ़े हैं उनके आधार पर ये मैंने आपको एक मॉडल स्पीच दी है। ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए और इसको पढ़ के अगर आपको देना है तो सेम ये भी दे सकते हैं आप, जहां आप, ठीक है, अदरवाइज कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मॉडल स्पीच है। तो लेट अस राइट एन आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। आर्टिकल क्या होता है, एक छोटा सा पीस होता है राइटिंग का जो आप किसी भी टॉपिक पर लिखते हो। इट्स शोकेस इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस बाय ए राइटर। ये जो इसको लिखता है उसकी ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन का शोकेस होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, मैगजीन, जर्नल एंड ऑनलाइन पोर्टल। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राफ्ट एन आर्टिकल फॉर ए स्कूल मैगजीन। अब आप समझिए स्कूल मैगजीन के लिए कैसे हम आर्टिकल को ड्राफ्ट करेंगे। तो रिमेंबर टू, आपको याद रखना है, राइट द हेडिंग और टाइटल एट द टॉप। हेडिंग और टाइटल आपको टॉप पर लिखना है। राइट द नेम ऑफ द राइटर बिलो इट बाय एज ए बाई लाइन। तो राइटर का जो नाम है आपको नीचे लिखना है। फॉलो द करेक्ट लेआउट,
सही लेआउट आपको फॉलो करना है। जैसे कि पैराग्राफ 1 गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 1 में आप क्या करोगे, जो टॉपिक इशू है उस पर इंट्रोडक्शन दोगे और फोकस करोगे मेन आइडिया पैराग्राफ का। सेकंड में क्या करोगे, एलिब्रेट करोगे बाय गिविंग फैक्ट और एडवांटेज, कि उसके फैक्टर, उसमें फैक्ट और एडवांटेज क्या क्या है। पैरा 3 में इंक्लूड करोगे कंसिक्वेंसेस और डिसएडवांटेज। पैरा 4 में दोगे प्रोवाइड सजेशंस प्रोवाइड करोगे एंड विद ए वर्ड ऑफ होप, और कोई एक होप के वर्ड के साथ में, जिससे आपको वो बात, आपका आर्टिकल आशावादी लगे आगे। ए वर्ड ऑफ क्वेश्चन, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे पर्यावरण को लेकर बचाने के लिए, तो उसमें क्वेश्चनरी वर्ड दोगे आप, सेंटेंस। और कॉल फॉर एक्शन, या फिर किसी को एक्शन लेना है उस चीज़ पे, तो उसके लिए आप एक कॉल टाइप का ऐड करोगे, ठीक है। नाउ कंप्लीट द आर्टिकल फॉर ए मैगजीन ऑन ट्री आवर लाइफलाइन, यूज द वर्ड फ्रेज गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, ये आपका आर्टिकल है बच्चों, इसको आपको कंप्लीट करना है ये वर्ड यूज करके, ठीक है। तो मैंने कर रखा है आपके लिए, जैसे फर्स्ट यहाँ क्या आएगा, दिस वन, यहाँ क्या आएगा, दिस वन, सॉरी, या तो पूरा यही आएगा, ट्रीज आवर लाइफलाइन बाई, राइटर का नाम आप दोगे जो आपको मन करे, ठीक है, राइट योर नेम, आप खुद का नाम लिखोगे यहाँ पर। फर्स्ट में ये आएगा और सेकंड में ये आएगा, ये है सेकंड, ठीक है। ऐसे ही थर्ड फोर्थ आप सारे में भर सकते हैं इसको। तो ये पूरे का पूरा आपका आर्टिकल का तरीका हो गया, इसको आप बढ़िया से पढ़ना देखना। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, डिड यू नो दैट द बनियान ट्री इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जो बनियान ट्री है वो इंडिया का नेशनल ट्री है। अवर कंट्री हैज़ एज ओल्ड बनियान ट्री, सम ऑफ देम आर, हमारे यहाँ बहुत पुराने पुराने बनियान ट्री हैं, उनमें से कुछ है ग्रेट बनियान ट्री लोकेटेड इन साहिबपुर हावड़ा नियर कलकत्ता। एक तो ग्रेट बनियान ट्री साहिबपुर हावड़ा के पास है कलकत्ता में। डोडा अलाडा मेरा मारा लोकेटेड इन केथोहाली विलेज नियर बेंगलोर। और थिमम्मा मेरीमानू इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। इट वाज रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट ट्री स्पेसिमेन इन द वर्ल्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 1989। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे बड़ा पेड़ रिकॉर्ड कर किया हुआ है, ठीक है, 1989 में। तो कैलाश श्रृंखला द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा गया, कैलाश सांखला को, जो कैलाश सांखला थे वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोले गए। वाज एन इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। ही कैरिड आउट ए सेंसस ऑफ द टाइगर इन इंडिया इन 1971। भारत में 1971 में इंडिया में टाइगर का सेंसस हुआ, उसको वो इन्होंने किया था। लेटर बिकॉज ऑफ हिज स्टडी ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। उनकी स्टडी के आधार पर उनको पहला प्रोजेक्ट टाइगर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। एन इंसेंटिव टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडियन टाइगर, ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री in 1992। नाउ फाइंड द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड शेयर विद योर क्लासमेट। तो देखिए, एक के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जो कि है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट नोन फॉर लीडिंग द चिपको मूवमेंट इन 1970s। इन्होंने 1970 में चिपको मूवमेंट को की लीडरशिप, नेतृत्व करने के लिए इनको जाना जाता है। इन दिस मूवमेंट विलेजर्स हग ट्री टू स्टॉप, ये आपने पढ़ रखा है चिपको मूवमेंट। लोगों ने क्या किया था, विलेज वालों ने ट्री की को हग कर लिया था, ठीक है, कि उनको काटने से बचाने के लिए कमर्शियल डोजर्स से। ही वर्क टायरलेसली टू प्रोटेक्ट हिमालयन फॉरेस्ट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने जो हिमालय की, पूरे हिमालय के ट्रीज थे, उनकी रक्षा के लिए लगातार काम किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई लोगों में। हिज एफर्ट हेल्प इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट कन्वर्सेशन पॉलिसीज इन इंडिया। उनके जो एफर्ट थे, उन्होंने भारत की जो वन संरक्षण की पॉलिसी थी उसको प्रभावित करने में मदद मिली। ही बिलीव दैट द नेचर एंड द ह्यूमन शुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। वे मानते थे कि जो नेचर है और ह्यूमन है वे हार्मनी के साथ, तालमेल के साथ उनको जीना चाहिए। ही वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 2009 फॉर हिज इन्वायरमेंटल वर्क। और 2009 में उनको उनके जो पर्यावरण के प्रति उन्होंने काम किए उनके लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट था आपका, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा। अगर जल्दी जल्दी में नहीं निपटाते तो 2 घंटे से भी ज़्यादा का ये पार्ट हो जाता। कुछ हेल्प आप करिए पढ़ के खुद से, कुछ समझाने की मैंने की है आपको, बट आंसर्स मैंने सारे आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।
ठीक है, ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।